के भरोसे बैठे हैं वो तो पाकिस्तान खुद कंगाल है। तो कहाँ से मदद मिलेगी? और अर्थव्यवस्था तो पहले से ही चरमराई हुई है, 10% महंगाई दर है। जो गारमेंट की इंडस्ट्री है वो भारत के साथ ही व्यापार में वो गारमेंट इंडस्ट्री बूम कर रही थी, और वो भी आप भारत के साथ रिश्ता आपने खराब कर लिया है। तो कहाँ से खाली पेट क्या होगा? या तो आपस में मारकाट मचेगी। ये मुझे लगता है कि जो पहले जो बात कही गई कि जिस प्रकार से हम लोग अफगानिस्तान को तो एक सूडो स्टेट ही मानते हैं और पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट हम लोग भारत में और कई वेस्टर्न थिंक टैंक्स में और वेस्टर्न डेफिनेशंस के द्वारा माना जाता है, उन्हीं उसी टाइप के ट्विलाइट जोन्स में, उसी टाइप के मतलब एनार्किक और केओटिक परिप्रेक्ष्य में बांग्लादेश धीरे धीरे एंटर होता जा रहा है। और जहां तक मोहम्मद यूनुस की बात है, हमें उनको ब्लेम करने के बजाय हमको ये सोचना चाहिए कि अमेरिका से भी और भारत से कहाँ गलती हुई कि रिजीम चेंज को और तख्ता पटल और जो तख्ता पलट हुआ वहां पर क्या कहते हैं बांग्लादेश में ढाका में मोहम्मद यूनुस आए और शेख हसीना को भारत में आके शरण लेनी पड़ी। तो इन चीजों को पहले से ही फोरकास्ट किया जाना था और भारत को और अमेरिका को मिलकर इसमें काम करना था, जो शायद नहीं हुआ क्योंकि अभी उस टाइप की एलायहुड, उस टाइप की क्लोजनेस भारत और अमेरिका के बीच में भी नहीं है। और वहां पर डीप स्टेट थी और डीप स्टेट के पैरागॉन जो रहे हैं अपोजिट पार्टी के लोग अमेरिका में, उन लोगों ने रिजीम चेंज करवाया और ट्रंप जब आए हैं 20 जनवरी से तो उस चीज को अंडू करेंगे। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हमको इतिहास में जाना चाहिए, जहां पर एक चीज है एड डिप्लोमेसी, एड कूटनीति, सहयोग कूटनीति जिसको हम कह सकते हैं। तो फूड सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं खाद्य सिक्योरिटी और आर्मामेंट सिक्योरिटी और मानव सुरक्षा के कई ऐसे प्रतिमान हैं जिनके चलते अमेरिका आज से नहीं बल्कि 200 वर्षों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से, कम्युनिटीज से, लोगों से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डील करता आ रहा है। पहला इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल ही दूंगा। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एड डिप्लोमेसी क्या होती है। ये अमेरिका की विदेश नीति और कूटनीति का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट घटक है। और इसको अगर हम आगे देखें तो सन 1812 में पहला एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। ये अमेरिकी इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है और उनके कांग्रेस के रिकॉर्ड्स में भी है। तो मैं आपको एक अखबारी बात नहीं बता रहा, मैं एक प्राइमरी सोर्स की बात बता रहा हूं। तो उसमें ये हुआ कि जो वहां पे वेनेजुएला साउथ अमेरिका में कंट्री है, वहां पर फमीन हुआ और उस समय कोइंसिडेंटली वेनेजुएला का फ्रीडम स्ट्रगल 1812-13 में जो 1821 तक चला वो स्पेन के साथ चल रहा था और अमेरिका के संबंध स्पेन के साथ कोइंसिडेंटली अच्छे नहीं थे। तो उस समय जो सीनेटर हेनरी क्ले थे और जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति के काफी क्लोज थे, उन्होंने बहुत सारी सैन्य सामग्री और खाद्य सामग्री, मेडिसिन और सब तरह की मानवीय एड वेनेजुएला को दी। और आगे चलकर 1941 में हेनरी क्ले का एक स्टैच्यू भी काराकास में वेनेजुएला की कैपिटल में लगाया गया जो अभी भी मौजूद है। तो एक ही एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया है। नहीं, तो इसमें हमको फिर बांग्लादेश की बात का अगर हम करें, एक सेकंड में रोकूंगा। मैं समझना चाह रहा हूं कि बांग्लादेश के नजरिए से यूएस एड को आपने जैसा कहा ठीक है, यूएस एड एक विदेश नीति का पार्ट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है, वो कह रहे हैं नहीं चाहिए भाई, हम नहीं करेंगे मदद, हम अमेरिका को देखेंगे। यूएस एड की जो नीति है वो कह रहे हैं इजराइल और मिस्र को छोड़कर बाकी सबको बंद करो। लेकिन यहाँ बांग्लादेश की स्थिति को लेकर मैं बहुत आसान भाषा में समझना चाहूँगा, जो दर्शक समझ पाएँ कि बांग्लादेश में अगर ये यूएस एड जो अब तक मिल रहा था वो बंद हो जाना, वहाँ पर अराजकता की स्थिति पहले से ही है, वहाँ पर कट्टरपंथियों और जमातियों के साथ साथ अब जो बीएनपी के हैं उनके भी आपसी टकराहट है। तो बांग्लादेश में एक अजीब सी व्यवस्था वहाँ पर बन गई है जहाँ पर कोई किसी की नहीं सुन रहा है। और ये भारत के लिए बेहतर भी स्थिति हम नहीं कह सकते हैं कि भारत के पड़ोस में इतना डिस्टरबेंस हो। हाँ जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा क्योंकि हम पर इतिहास की बात करना भी जरूरी था, तो ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है अमेरिका के किसी भी कंट्री के ऊपर प्रेशर डालने का। पर अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो हम ये पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहेंगे
कि जो जिहादी डीप स्टेट मोहम्मद यूनुस को और वहां के जो छात्र शिविर के नेता हैं आलमगीर और बीएनपी को, जो लोग पावर में डिफेक्टो में बीएनपी भी वहां पर एक तरीके से डिफेक्टो रूप में पावर में ही है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ट्रंप अपने असले को, अपने पैसे को और यूएस एड को, यूएस की खाद्य में एड को, यूएस की ट्रेड इन्वेस्टमेंट को किसी भी ऐसे देश में नहीं डालना चाहेंगे जहां पर पहले से ही टेररिस्ट एलिमेंट और इंसर्जेंट एलिमेंट्स और रेडिकल एलिमेंट्स जहां पे कंट्रोल कर रहे हैं। ये गलती अमेरिका पहले भी कर चुका है पाकिस्तान में, ये गलती अमेरिका पहले भी कर चुका है अफगानिस्तान में। तो मुझे नहीं लगता ट्रंप इस गलती को दोहराएंगे और कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश को अलग थलग करेंगे। और 90 दिन का समय जैसे पहले दिया गया है, पहले अमेरिकी सरकार रिव्यू करेगी बांग्लादेश के पॉलिटिकल कल्चर को। वहां के इलेक्शन रिफॉर्म्स की भी बात की है मोहम्मद यूनुस ने कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगे और एक तरीके से फिर वापस से डेमोक्रेसी लौटेगी बांग्लादेश में। तो डेमोक्रेटाइजेशन और रूल ऑफ लॉ मेजर ऑब्जेक्टिव है ट्रंप की और अमेरिकी विदेश नीति के। इसलिए इन सभी पैमानों पर मोहम्मद यूनुस और वहां का जिहादी डीप स्टेट पूरा नहीं उतरते हैं, खरे नहीं उतरते हैं। इसलिए भी एड को रोका गया है। और इजराइल और इजिप्ट बहुत पुराने एलाई हैं अमेरिका के ऐतिहासिक रूप से, इसलिए उनके साथ ये चीज जारी रहेगी। पर सबसे बीच में फंस गया है यूक्रेन। यहाँ पर यूक्रेन फंस गया है क्योंकि यूक्रेन के लिए एक एक दिन, एक एक गोला, एक एक टैंक बहुत जरूरी है। और वहां पर अगर एड रुकती है तो मुझे नहीं लगता कि यूरोप के पास इतनी क्षमता है कि अकेले जेलेंस्की को वो फंडिंग कर पाएंगे। बांग्लादेश में भी एनार्की और केओटिक स्टेट होने वाली है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान पे विश्वास किया और बाकी वैश्विक डेमोक्रेसीज से वो दूर जाता जा रहा है। तो यहाँ पर ब्रिगेडियर दत्ता साहब, फिर बांग्लादेश में आप आने वाले स्थिति में क्या ये मानकर चल रहे हैं कि या फिर बांग्लादेश अब अमेरिकी मदद पाने के लिए, दिखाने के लिए कि साहब नहीं ठीक है, यहाँ डेमोक्रेसी है, हम चुनाव करवाने 90 दिनों के अंदर चुनाव हो जाए, 90 दिनों के अंदर व्यवस्था दुरुस्त दिखाने की कोशिश हो, या फिर एनार्की जैसी स्थिति और ज़्यादा बढ़ जाए, महंगाई बेरोजगारी इतनी बढ़ जाए कि गृह युद्ध जैसी स्थिति छिड़ सकती है? देखिए, गृह युद्ध तो ऑलरेडी खाना जंगी तो चल रही है वहाँ। अगर आप देखें बांग्लादेश में, तो वहाँ की जो आर्मी है बांग्लादेश की, उसके काबू में भी नहीं है ये छात्र आंदोलन जो हो रहा है, या जो बीएनपी जिस तरह से जिहादीज को सपोर्ट कर रही है। और मोहम्मद यूनुस तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि एक तरह की कठपुतली है, एक तरह के पॉन है जो इसका मोहरा बन के रह गए हैं। और आप ये देखिए कि जिस तरह के वक्तव्य चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बांग्लादेश आर्मी ने दिए हैं जनरल जमान ने, तो आप ये देखिए उनका झुकाव भारत की तरफ है। और हो सकता है क्योंकि ये बांग्लादेश क्योंकि पहले ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ का इतिहास है कि एनीबडी हु wields the sword wields the power। तो हो सकता है जमान साहब को अगर ट्रंप की थोड़ी सी कोई मदद मिल जाए या किसी और देश की ऐसी मदद मिल जाए, तो वो ये जो इंटरिम सरकार है उसको ओवरथ्रो करके भारत के साथ वो एक मधुर संबंध बनाना चाहेंगे। क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक स्टेबल जो बांग्लादेश तभी प्रोग्रेस कर सकता है जब उसके जो रिश्ते हैं वो भारत के साथ हो। अगर आज बांग्लादेश मतलब शेख हसीना के समय में ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोग्रेस पे था, तो उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान था, भारत का बहुत बड़ा साथ था। लेकिन जिस तरह का डीएनए देखने को मिल रहा है, तो ये बिल्कुल एहसान फरामोश मतलब लोग हैं। क्योंकि भारत अगर चाहता तो उस कंट्री को अनेक्स भी कर सकता था, लेकिन भारत ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। भारत ने सबसे पहले उनको मान्यता दी और 13 दिन में एक वो कहते हैं ना, डीआर मनकेकर साहब की किताब है पाकिस्तान कट टू साइज, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। तो आज भी काकुल एकेडमी में जो उनकी पीएमए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है, वहाँ लोगों को अब भी कस्में दिलाई जाती हैं कि साहब हम जो ईस्ट पाकिस्तान का बदला लेके रहेंगे, कश्मीर लेके रहेंगे। तो इन सब चीज़ों के काफ़ी प्रयास पाकिस्तान ने भी किए हैं। बांग्लादेश शायद उस बहाव में बह गया है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा वहाँ के जो हुक्मरान है कि वतन की फिक्र करना था, वतन की बर्बादी आने वाली है। नहीं, लेकिन वतन की बर्बादी तो आने वाली है। इस बर्बादी का ख्याल वहां पर अभी कौन कर रहा है? क्या बीएनपी